बच्चों, आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस बार ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा होगा और फिर हमें उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कैलकुलेशन करना होगा, उसके लिए फार्मूला डिराइव करना होगा। तो आज इस पूरी क्लास में हम एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर मौजूद है और वहाँ हमने एक चार्ज को रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। इसको जो है हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे भी, ताकि जो फार्मूला डिराइव जो करेंगे अभी उसका यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, इसको भी हम देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है। जो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसी का बिल्कुल एप्लीकेशन है। पोटेंशियल का यहाँ यूज़ है और फिर एनर्जी जो वर्क से रिलेटेड है उसका यहाँ पर कनेक्शन है, मतलब वर्क के साथ जो कनेक्शन है वो तो ऑलरेडी यहाँ हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो एक ख़ास बात ये है कि यहाँ अलग से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी गई है। पहले से आपको एक्सटर्नल फील्ड दिया गया है और उसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में किसी एक पॉइंट पर वो चार्ज रखा गया है और फिर उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो बस इतना सा है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आपको बता दें कि ये क्लास 12th का हम फिजिक्स अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आप सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और वो भी हर एक टॉपिक के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाया हमने, और वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे चैनल पर आप जाएंगे तो जिस टॉपिक का आप जो है समझना चाहते हो, कोई डाउट हो, उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उस चैनल पर है। तो आप इस चैनल पर जा सकते हो। चैनल का नाम है फिजिक्स या, और इसमें हम फिजिक्स के टॉपिक्स डेली रेगुलरली हम फिजिक्स के टॉपिक्स पर अपलोड करते हैं। और फिलहाल हम क्लास 12th का फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमने पहला चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर दिया है। दूसरे चैप्टर में हम स्टार्ट कर चुके हैं और फिर जो है घुस चुके हैं, इसको स्टार्ट कर चुके हैं, इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। और फिर हम जो है इसमें 8वां ये टॉपिक है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये खास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसमें इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा गया होगा और उसके बारे में हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है। बहुत ही आसान है, इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही आसान है। बस हमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो याद रखने हैं वो हम आपको बताते चले जाएं, क्या क्या याद रखना है। क्योंकि डेरिवेशन देखें, फिजिक्स में डेरिवेशन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से चलता है। जैसे आप समझ गए कि टॉपिक का मतलब क्या है, जो फ्रेमवर्क वो बना लिया कि आखिर जो चार्ज है वो कहाँ रखा गया है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और एक्सटर्नल फील्ड अगर है तो उसकी वजह से क्या क्या वहाँ पर हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में है तो डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज हम इस डेरिवेशन को बहुत ही आसान बनाते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं ये अपना टॉपिक, जिसमें हम डेरिवेट करेंगे एक फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो खुद एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे एक्सटर्नल फील्ड लिखा गया है, मतलब एक अपनी एक्सटर्नल फील्ड है। ये दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म होती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको हम जो है इक्वली स्पेस्ड करके रखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर है और इसी वजह से इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये डिस्टेंस बराबर ना होती, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बराबर ना होती, अगर हमने इसको जो है कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा स्पेस कर दिया होता, इन दोनों लाइन के बीच में जो भी दो लाइन है या फिर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमने घटाया बढ़ा दिया होता तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह जाती, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती। और वहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे, वहाँ पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। वहीं पर इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है जहाँ हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक और वर्ड हम जोड़ेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब इलेक्ट्रिक की बात हो गई तो मतलब इलेक्ट्रिक जो अपना है वो चार्ज से रिलेटेड है। मतलब कोई एक चार्ज इस फील्ड के अंदर में रखा गया होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है हमें, उसके लिए डिस्कशन करना है, उसके लिए फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है,
तो कहीं भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज दैट कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया हुआ है, जहाँ पर कोई एक चार्ज हम रख करके और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, फार्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन चाह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखें अगर कोई भी पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, ठीक है, तो उस पॉइंट की खास बात ये होती है कि उस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस पॉइंट पर एक पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, इस फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी होगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर अगर हमने कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स भी लगेगा। दो बातें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट हमने ले करके अगर उसकी बात करें तो उस पॉइंट की खास बात ये होगी, उस पॉइंट पर रखा कोई चार्ज अगर है तो उस पर फोर्स भी लगेगा और इस पॉइंट का एक पोटेंशियल भी होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल है Vp। ठीक है, P पॉइंट है इसलिए Vp इस पॉइंट के पोटेंशियल को हमने ले लिया है। ठीक है, और सपोज दैट कि ये किसी ओरिजिन से, जिसे हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से r डिस्टेंस पर है, मतलब आप वेक्टर की बात करेंगे तो ये r वेक्टर यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसको Vp ना ही लिखें, अगर V लिख दें इतने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको V सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर कोई चार्ज रख रहे हैं तो हमें कहीं से लाना पड़ेगा इस चार्ज को। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में हमें पता है कि भाई किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले करके आने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे ही कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की। यहाँ भी क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर एक चार्ज लेकर के आएंगे, इस चार्ज को हम Q सपोज कर लेते हैं। कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। यहाँ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और ये एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगी, इस चार्ज पर जैसे ये चार्ज इस फील्ड के अंदर में आएगा इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड ना होती, कोई और चार्ज होता तो वो भी यही काम करता, फील्ड भी यही काम कर रही है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो भाई इस पर ये फोर्स लगाएगा, फील्ड जो है इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा वैसे ही इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स लगना जब स्टार्ट हो जाएगा और हमें लाना है उस चार्ज को यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ पर फील्ड के अंदर में ये एंटर किया, यहाँ फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, हमें इस पॉइंट पर लेकर के आना है, मतलब हमें कुछ काम करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और यही जो वर्क हम करेंगे वही वर्क इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है, जो फोर्स, एक बात तो हम जानते हैं कि अगर फोर्स इस पॉइंट पर बात करेंगे कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर, तो हमें पता है कि E इक्वल होता है F अपॉन में Q होता है। ठीक है, अगर F यहाँ से निकालेंगे फोर्स कितना लग रहा है तो Q इंटू E होगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट हम करा रहे हैं कि अगर हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट पता हो कि इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक आ रहे हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम वर्क यहाँ निकाल सकते हैं कि F इंटू डी एस होता है, F इंटू डी एस या डी एक्स कहें, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो छोटा सा या बड़ा सा जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फोर्स के साथ तो आएगा। लेकिन यहाँ देखें हमें ये नहीं पता कि भाई कहाँ से इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। अगर डिस्टेंस हम यहाँ पर इन्फिनिटी रख दें इसकी जगह तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं, इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। हम आएंगे इसके पोटेंशियल वाले फार्मूले पर। पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल होगा जिसे हम V से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या कहता है, पोटेंशियल की डेफिनेशन पर आते हैं। पोटेंशियल अपना होता है द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। किसी पॉइंट पर किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आने में जो काम करना पड़ता है उसी को कहते हैं ये अपना पोटेंशियल। उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं Vp। अगर लेते हैं तो Vp अपना हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। और यूनिट चार्ज, ठीक है, इस चार्ज की अगर वैल्यू प्लस Q है तो Q से डिवाइड करेंगे, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने वर्क निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से वर्क हमारा हो जाएगा Q और फिर Vp। जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है उसको हम कहेंगे Vp। अगर ये Vp को हम थोड़ा सा बदलें, इसको हम V लिखते हैं और जो ओरिजिन से जो इसका वेक्टर है उस वेक्टर को लिख लेते हैं R वेक्टर। तो ठीक है,
इस वेक्टर मतलब वैसे ये जो पोटेंशियल है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन मतलब ये जो ओरिजिन से ये जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन के लिए हमने वेक्टर लिखा हुआ है आर, वेक्टर आर, ठीक है। उसकी डायरेक्शन के लिए हमने वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो W होगा वो क्या होगा, Q और फिर V और फिर R क्या भाई, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, पॉइंट P का, जहाँ पर ये पोटेंशियल अपना V है। तो ये हुआ वर्क डन। और यही वर्क क्या होगा, इसके अंदर, इस चार्ज के अंदर, जो हम चार्ज लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं उसके अंदर ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यही पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो एनर्जी और वर्क आपस में कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो आया है भाई, यही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। U बराबर क्या हो गया, U बराबर W ही है, बराबर में Q और इंटू V, और इसका पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये फार्मूला हो गया हमारे पास कि अगर Q चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे इस पॉइंट पर, इतना काम करना पड़ेगा, यही काम इस चार्ज में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड से क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर, एक्सटर्नल फील्ड का यहाँ पर प्रभाव क्या है कि ऑलरेडी इस पर फोर्स लगेगा। भले यहाँ पर कोई और चार्ज हमने रखा नहीं है, लेकिन फील्ड अगर है तो भाई इस पर फोर्स लगेगा। इसके पहले हमने जैसे पढ़े थे कि भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर दूसरा कोई चार्ज रखा गया है और किसी और चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इसके फील्ड में, तो फिर उस पर फोर्स लगता था। और यहाँ फील्ड पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वो फील्ड जाहिर सी बात है फील्ड भी किसी चार्ज की वजह से ही होगी, कोई चार्ज यहाँ पर होगा जो यहाँ फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। बात वही है, बस यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के फॉर्म में दिया गया है। फोर्स यहाँ भी लगेगा फील्ड की वजह से। अगर चार्ज होता पहले से कोई यहाँ पर तो वो भी इस पर फोर्स लगाता, और उस फोर्स को हम काउंटर करते, उसके अगेंस्ट में काम करते, तो वर्क डन करते, हम जो है कुछ काम करते, और वही वर्क डन जो है इस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बात वही है। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था, इस वजह से हमने उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर उस चार्ज को लेकर के आना चाह रहे हैं और जिस पॉइंट पर हम उस किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट का हमें पोटेंशियल जानना जरूरी था। और पोटेंशियल और वर्क इस तरीके से रिलेट होते हैं, यहाँ से वर्क डन हम निकाल सकते हैं, यहाँ से जो वर्क डन है वो निकाल सकते हैं। और वर्क डन ही उस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और यही एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी होगी उस चार्ज की। अगला जो केस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा कि मान लीजिए यहाँ पर तो हमने क्या किया कि एक ही चार्ज को लेकर के आए, पहले से एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर मौजूद थी। अब अगर मान लिया कोई और चार्ज भी लेकर के आते हैं, ठीक है, एक चार्ज नहीं, यहाँ पर दो चार्ज लेकर के आते हैं, और यहाँ पर हम P और यहाँ पर Q लिख देते हैं, ठीक है, या फिर पॉइंट बदल देते हैं, यहाँ P ले लेते हैं और यहाँ Q ले लेते हैं, ठीक है। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। इस Q पॉइंट पर हम Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और यहाँ P पॉइंट पर Q1 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ ऑलरेडी जो फील्ड है वो एग्जिस्ट कर रही है, फील्ड वही की वही है, ठीक है। तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, इस सिस्टम की, क्योंकि अब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेज हो गए, कोई एक चार्ज तो है नहीं, दो चार्जेज हो गए ना भाई, और यहाँ फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों चार्ज की वजह से, दोनों चार्ज को मिला करके जो सिस्टम ऑफ चार्ज बनेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। केस थोड़ा सा बदल गया है, मैटर थोड़ा सा बदल गया है, मैटर थोड़ा गंभीर हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई एक चार्ज नहीं, यहाँ पर दो चार्ज हैं, और दोनों चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी को निकालना पड़ेगा, या फिर कहें वर्क डन को निकालना पड़ेगा। दोनों चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, इस पोजीशन पर यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए, यहाँ फिक्स करने के लिए काम करना पड़ेगा, और वही काम क्या होगा, इस पूरे सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस सिस्टम ऑफ चार्ज की, ठीक है। यहाँ दो चार्ज हो गए तो थोड़ा सा मसला ज़्यादा गंभीर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं P और Q, P पॉइंट पर Q1 चार्ज लेकर के आ रहे हैं हम इन्फिनिटी से, और Q पॉइंट पर Q2 चार्ज लेकर के आ रहे हैं इन्फिनिटी से। इन दोनों पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा ना, ये इसको Vp सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम VQ सपोज कर लेते हैं, ठीक है, VQ सपोज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, हो गया। मतलब यहाँ भी इसका कुछ पोटेंशियल है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो हर एक पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होगा। कुछ डिस्टेंस पर लिया गया है दोनों पॉइंट, तो जाहिर सी बात अलग अलग पोटेंशियल होगा, तो अलग अलग पोटेंशियल होगा इसका। इस पोटेंशियल को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया Vp और VQ।
अब क्या करते हैं कि भाई अगर हमने Q1 चार्ज को यहाँ पर लेकर के आना है, कितना काम करना पड़ेगा? पहली बात तो ये जो फील्ड है उसी को काउंटर करना पड़ेगा, पहले से जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको काउंटर करना पड़ेगा ना। Q1 चार्ज जब लेकर के आएंगे इन्फिनिटी से, तो जो फील्ड फोर्स लगा रही है इस पॉइंट P पर, उसको काउंटर करना पड़ेगा। और वो कितना फोर्स लगाएगी? फोर्स से मतलब तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल है उससे हम वर्क डन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, फोर्स लगाएगी, फोर्स से भी हम वर्क डन तक पहुँच पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट पता हो तब। ठीक है, लेकिन यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको उठाएंगे। और पोटेंशियल और वर्क रिलेट होता है, हमें पता है कि पोटेंशियल और वर्क इस तरीके से रिलेट होता है, W/Q होता है। ठीक है, अगर हम इस VP पॉइंट की बात करें तो VP बराबर क्या होगा? W/Q1 होगा, W1 भी कह लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से W1 कितना आएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P। इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा भाई? अपना जो Q1 है उसके बाद जो VP है। क्लियर है? और सिमिलरली हमारे पास अगर हम Q पॉइंट की बात करते हैं तो हो जाएगा W2। मान लिया वो W2 काम करना पड़ रहा है और Q2 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ हम जो W2 निकालेंगे वो क्या होगा? Q2, और उसके बाद क्या होगा? ये जो VQ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दो फार्मूले यहाँ पर आ गए। ये वर्क डन आ गया है जब यहाँ इस पॉइंट P और Q पर दोनों चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, तो इतना काम करना पड़ रहा है W1 और W2। ठीक है, लेकिन देखें हम इस दोनों चार्ज को एक ही बार तो लेकर के आएंगे नहीं। ठीक है, और ऐसा करना बड़ा पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है कि एक ही बार लेकर के आए और फिर जो है ये एक चार्ज दूसरे चार्ज को किसी को इफेक्ट ना करे, प्रभाव ना डाले, ऐसा हो नहीं सकता है। हम क्या करेंगे, मान लिया Q1 चार्ज को पहले लेकर के आए, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल उसके साथ इसके Q1 की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हुए W1 अपना जो वर्क डन है वो निकाल लिया, और सिमिलरली जो है W2 निकाल लिया हमने। लेकिन अगर पहले चार्ज को यहाँ पहले पॉइंट P पर लेकर के आए हुए हैं, उस केस में क्या होगा? अगर हम Q1 को पहले ले आकर के यहाँ पर रख दिए हुए हैं और फिर उसके बाद Q2 को पॉइंट Q पर लेकर के आ रहे हैं, तो होगा क्या? ये जो चार्ज है वो भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो इस पर फोर्स लगाएगा तो होगा क्या? फोर्स लगाएगा तो भाई हमें वर्क डन करना पड़ेगा उस फोर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, उस फोर्स के अगेंस्ट में भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को भी हमें लिखना पड़ेगा, और फिर सबको जोड़ेंगे तो सारे जो वर्क डन है सबको जोड़ेंगे, टोटल वर्क डन आएगा। और ये जो टोटल वर्क डन है वही इन दोनों चार्जेज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो हमें एक W3 भी निकालना पड़ेगा, तीसरा वर्क डन, जो पहले से Q1 चार्ज यहाँ मौजूद है, तो Q2 लेकर के आ रहे हैं Q पॉइंट पर, तो कितना काम करना पड़ेगा हमें इस फोर्स के अगेंस्ट में जो ये Q1 इस Q2 पर लगाएगा, या फिर कहें जो चार्ज P पॉइंट पर है वो Q पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को काउंटर करते हुए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको भी लिखना पड़ेगा। तो W3 हम लिखते हैं, और ये W3 हम निकालेंगे बिल्कुल इसी फार्मूले से। हम क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट Q पर ये R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट Q पर जो फोर्स लग रहा है उसे लिख करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन फिर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी कि भाई इसको Q2 को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी डिस्प्लेसमेंट होगा तो मुश्किल होगा। यहाँ क्या करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और पोटेंशियल निकालने के बाद इस चार्ज को Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, जो वर्क डन है वो आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट Q का जो पोटेंशियल है VQ है, और ध्यान दे देना है किसकी वजह से? Q1 चार्ज की वजह से। ठीक है, और फिर इसके साथ Q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट Q तक लेकर के आने में जो वर्क डन है वो आ जाएगा। बस यही चाहिए हमें। Q2 लिखते हैं यहाँ पर, और फिर तो Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, उसका फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं हम। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस R है, क्या फॉर्मूला होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है Q1, अपॉन में जो डिस्टेंस है इस चार्ज से इस पॉइंट की वो R है, लिख दिया। अब देखें Q1 और Q2 यहाँ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2, अपॉन में होगा R, ये W3 आ गया। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया, तीसरा वर्क डन आ गया। अब हमें क्या करना, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन हमें करना पड़ेगा, मतलब दोनों चार्जेज ये जो हैं इनको यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, इनको जो है यहाँ पर असेंबल करने के लिए कह सकते हैं
इन पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पर, उस काम के लिए दोनों को असेंबल करने के लिए हमें 3 काम करना पड़ रहा है। W1 करना पड़ रहा है, W2 करना पड़ रहा है और W3 भी करना पड़ेगा। तो मतलब हमें क्या करना है, टोटल काम के लिए हमें W1, W2 और W3 यानी तीनों जो कार्य हैं, जो वर्क डन है, सबको जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे तो यही अपना जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस सिस्टम ऑफ चार्ज की 2 चार्जेज हैं यहाँ पर, तो दोनों को मिला करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कैसे आएगा, अब W1 क्या लिखेंगे, बिल्कुल यही है Q1 और फिर V इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल है, प्लस Q2 लिखेंगे और उसके बाद V जो इस पॉइंट Q का पोटेंशियल है, VQ लिखेंगे। प्लस में क्या करेंगे, ये जो W3 आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपना Q1 है, यहाँ Q2 है, अपॉन में R है। ये हुआ फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब 2 चार्जेज हम 2 पॉइंट पर असेंबल कर रहे हैं और जाहिर सी बात उनको असेंबल करेंगे तो इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे। फिर जो हमें काम करना पड़ रहा है, 3 बार वर्क डन करना पड़ रहा है, 3 अलग अलग तरीके से, और तीनों वर्क डन को जोड़ा हमने तो टोटल वर्क डन आ गया। यही टोटल वर्क डन जो है वो इस दोनों चार्जेज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और यही अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेज की, या फिर कहें इन सिस्टम ऑफ चार्जेज की। बिल्कुल क्लियर है कि भाई अगर एक्सटर्नल फील्ड है हमारे पास, अगर एक्सटर्नल फील्ड दिया गया है तो फील्ड का सिर्फ ये मतलब है कि भाई फील्ड अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा और पोटेंशियल के साथ उस चार्ज को, जिस चार्ज को हम असेंबल करना चाह रहे हैं, उस चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल के साथ तो वर्क डन आएगा उस रेस्पेक्ट में। दूसरे चार्ज के साथ उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर दूसरे चार्ज को लेकर के आना चाह रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा वर्क डन आएगा। इस तरीके से हमने देखा कि भाई जो एक्सटर्नल फील्ड है उसका सिर्फ ये अंतर आ रहा है, सिर्फ ये डिफरेंट है बाकी सबसे, जो पॉइंट चार्जेस से हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था उससे सिर्फ ये अंतर है कि यहाँ पोटेंशियल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और किसी चार्ज को लेकर के आ रहा है तो शुरुआत में भी हमें काम करना पड़ रहा है। अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड ना होती है और यहाँ पर Q1 चार्ज को हम लेकर के आते किसी पॉइंट A पर मान लिया, तो पहली बार इस चार्ज को लेकर के आने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता है, वर्क डन 0 होता है। जब ये चार्ज यहाँ आ जाता है Q1 चार्ज, फिर अगर किसी पॉइंट पर इस चार्ज के फील्ड के अंदर किसी पॉइंट मान लिया B पर कोई दूसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं Q2, तब हमें वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल फील्ड पहले से मौजूद है, यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ हमें शुरुआत से ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। शुरुआत से ही काम करना पड़ेगा, शुरुआत से वर्क डन 0 नहीं होगा, हर बार हमें काम करना पड़ेगा। 3 वर्क डन आए हैं, तीनों को जोड़ा है हमने, तब जाकर के ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। बात क्लियर है? बिल्कुल आसान था। हमने क्या किया, बिल्कुल जो बेसिक है इसका, उस बेसिक पॉइंट को पकड़ा है और वहाँ से फार्मूले तक गए हैं, पहुँचे हैं उस फार्मूले तक, इस फार्मूले तक बिल्कुल बेसिक से पहुँचे हम, बिल्कुल आसानी से। हमने क्या किया कि भाई पोटेंशियल देखा है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, वर्क डन निकाला है। ठीक है, वर्क डन निकालने का दूसरा तरीका भी होता है कि F बराबर क्या करते हैं, Q और E लिखते हैं। ठीक है, अब अगर W निकालना है तो इस F के साथ क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पर थोड़ा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर बार डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है अपना इन्फिनिटी हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये, इस वजह से हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये वाला फार्मूला है फोर्स का और फिर वर्क डन का नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम जानते हैं कि जो V है पोटेंशियल वो W/Q होता है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, W बराबर Q/V निकाल रहे हैं। ये आसान है, यहाँ इंटीग्रेशन में भी नहीं फंसना है हमें और आसानी से हम क्या करते हैं, वर्क डन तक पहुँच जाते हैं। तो ये हमने बिल्कुल आसानी से ये फार्मूला डिराइव किया है सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए। और एक चार्ज था जब, उसके लिए फार्मूला क्या आया था, सिर्फ इतना ही आया था। सिंगल चार्ज था तो क्या फार्मूला आया था, उस चार्ज की वैल्यू और जिस पॉइंट पर हम उसको ले करके आ रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट P पर लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ का पोटेंशियल, बस यही हो गया। और यही तो वर्क डन होता है ना, यही तो वर्क डन होता है इस फार्मूले से, है ना। वर्क डन के फार्मूले से यही होता है। तो यही वर्क डन क्या होता है, उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सिंगल चार्ज की वजह से ये है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल चार्ज अगर है हमारे पास और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं तो उसके लिए यह फार्मूला है वर्क डन का या फिर पोटेंशियल एनर्जी का। 2 चार्जेज हैं, ठीक है,
टू चार्जेज हैं तो उनको अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंडर में, एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में, उसके प्रभाव के अंदर में, उसके रेंज में अगर हम इनको असेंबल करना चाह रहे हैं तो इतना काम करना पड़ेगा और यही काम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से ये जो फार्मूला हमने डेराइव किया उसको समझते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए, जो कॉन्सेप्ट है पर अपना जो है फिजिक्स का वो क्लियर हो जाए, ताकि हम न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से जो है सॉल्व कर पाएँ। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल करें, इससे पहले जो है देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका यूनिट क्या है। एनर्जी की सारी जो बिल्कुल बिंदास यूनिट है, जो बिल्कुल प्रचलित यूनिट है वो क्या है, जूल है। जूल जिसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसकी एक और यूनिट होती है, क्योंकि भाई जो चार्जेज होते हैं ना बहुत बड़े होते नहीं, तो जूल में हम इसको ना रिप्रेजेंट करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको ईवी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाम इसका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हम जो जूल है वो तो जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना एक छोटी यूनिट है इसी एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा बड़े होते नहीं, ये माइक्रो कूलाम में, नैनो कूलाम में होते हैं। इस वजह से हम जो है छोटी यूनिट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर यूनिट हम यूज़ करेंगे। देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लिया कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, मान लिया जो V है वो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जो है इस इलेक्ट्रॉन को मूव करा करके ले जा रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में ऐसे दो पॉइंट के बीच मूव करा रहे हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर ये dV यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और इन दोनों पॉइंट के बीच में हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ठीक है, वही अपना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, यानी वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। V होता है क्या, W/Q होता है। अगर हम W की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, Q × V होगा। लेकिन यहाँ Q क्या होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन है तो Q E होता है। फॉर इलेक्ट्रॉन Q E होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, E लिखेंगे और जो वोल्ट है ना ये यहाँ पर V लिख देंगे। तो यही अपना जो वर्क डन है, ठीक है, चाहे कहें पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई कि नहीं। जब ये चार्ज अपना बदल जाए इलेक्ट्रॉन में, या फिर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है अगर, तो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी या वो वर्क डन होता है जो हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे दो पॉइंट के बीच में मूव कराते हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। इसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ज़रा देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल आता है, क्योंकि हमने ये छोटी सी यूनिट बना तो ली, लेकिन इसको जूल के साथ रिलेट भी तो करना है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसमें ज़रा कुछ वैल्यू रखते हैं, 1 की जगह 1 ही लिखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो E की वैल्यू है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इसको लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, और जो V है इसको तो V लिखते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता है कि ये कूलाम, यहाँ पर कूलाम इसका यूनिट होगा। और जूल में होता क्या है भाई, जो जूल है, जूल कैसे आएगा, W बराबर क्या होता है, Q × V होता है। Q का यूनिट कितना होता है, कूलाम, और इसका वोल्ट का क्या होता है, कूलाम वोल्ट। ये वैल्यू क्या है, एक जूल की वैल्यू है। कूलाम वोल्ट मतलब ये जूल की वैल्यू है। तो 1.6 × 10⁻⁻19, और फिर जो CV है कूलाम वोल्ट, वो जूल के बराबर है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इतना जूल हो जाता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। पर एग्जाम्पल करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1। 2 पॉइंट हैं और वो कार्टेशियन प्लेन में दिए गए हैं इस तरह से पॉइंट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट है, ये वाई का पॉजिटिव है और ये वाई का नेगेटिव है। ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर एक चार्ज दिया गया है और यहाँ इस पॉइंट पर एक चार्ज दिया गया है। इस चार्ज की वैल्यू Q1 है 7 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट भी दिया गया है, पॉइंट A मान लेते हैं और ये पॉइंट B मान लेते हैं। इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा गया है पॉइंट B पर, उसकी वैल्यू दी गई है 2 माइक्रो कूलाम।
इस माइक्रोकुलाम को बदल लेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलाम में। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, यहाँ पर दो चार्जेज रखे गए हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 7 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये दूसरा चार्ज है Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दिया गया लेकिन कोऑर्डिनेट दिया गया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है -9 सेंटीमीटर, ठीक है, (0). इस पॉइंट का दिया गया है 9 सेंटीमीटर, (0), क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट जाहिर सी बात है 0 होगा, इस वजह से कॉमा के बाद क्या है 0 लिखा गया है, ठीक है। इतना दिया गया है और पूछा जा रहा है कि पहली चीज़ ये बताओ कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों चार्जेस की वो क्या होगी। दूसरी बात ये पूछा जा रहा है कि अगर हम इस चार्ज को, दोनों चार्जेस को इन्फिनिटली अपार्ट कर दें। इस क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज को इन्फिनिटली अपार्ट कर दिया जाए, दूर दूर कर दिया जाए, या ये जो दूसरा चार्ज है इसको पहले वाले चार्ज से इन्फिनिटी तक लेकर के चले जाएं, और या फिर दोनों चार्ज को इन्फिनिटी तक लेकर के चले जाएं। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी को क्या करना है, इन्फिनिटी कर देना है। उस समय हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस काम के लिए, ये काम करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा हमें, इस पर्पज़ के लिए कितना काम करना पड़ेगा। थर्ड जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है, ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट केस में पूछा गया है। तीसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि अगर ये दोनों चार्जेस को उठा करके एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया जाए, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है, A/r² है और ये इतना न्यूटन पर कूलाम है, इतना दिया गया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इसकी स्ट्रेंथ दी गई है। इस फील्ड के अंदर में अगर दोनों चार्जेस को उठाकर रख दिया जाए तो फिर उस समय उसके पास कितनी ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये तीनों क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए कोई एक्सटर्नल फील्ड है नहीं, पहले केस में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कैसे निकलेगी, इसको, ये जो पहला चार्ज है इसको लेकर के आएंगे इन्फिनिटी से, इस पॉइंट पर रखेंगे। Q1 चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे, इस चार्ज इस पॉइंट पर रखेंगे और उस समय हमें वर्क डन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, W1 = 0 होगा, ठीक है। और जैसे ये चार्ज यहाँ पर आ गया, फिर दूसरे चार्ज को यहाँ इस पॉइंट पर लोकेट करने के लिए, इस पॉइंट पर फिक्स करने के लिए पॉइंट बी पर जब ले करके आएंगे इसको इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को, ठीक है, जब इसको लेकर के आएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस समय इस पॉइंट पर इस चार्ज का, पहले जो चार्ज है उसका पोटेंशियल काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो W होगा, पहला वाला जो क्वेश्चन है, W बराबर में क्या होगा, जो अपना चार्ज जिसको लेकर के आ रहे हैं Q2, उसके बाद ये जो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है इसको V1 सपोज कर लेते हैं, इसको लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि W = Q × V होता है। Q2 जो चार्ज है वो लिखेंगे और V1 जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे और आएगा ये फाइनली जो है Q2, और ये V1 की वैल्यू 1/4πε0, और ये Q1 की वजह से है तो Q1 लिखेंगे चार्ज। डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है यहाँ, डिस्टेंस जो है यहाँ -9 है और ये 9 सेंटीमीटर है। -9 का मतलब ये हुआ कि ये जो 0 से यानी ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर इधर लेफ्ट में और इसी 0 से 9 सेंटीमीटर राइट में भी है, तो 9 + 9 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यानी कि जो R की वैल्यू यहाँ पर दिया है, R की वैल्यू वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, जो है -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में बदल जाएगा, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो अपान में क्या रहेगा, R रहेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R हमें लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए ये Q1 और Q2 जो दिखाई दे रहे हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, तो 1/4πε0 और उसके बाद ये Q1 और Q2 और अपान में क्या रहेगा, R रहेगा। W निकालना है और यही जो वर्क डन हम करेंगे ना, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी जो वर्क डन निकाल रहे हैं हम वही बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। Q1 की वैल्यू है अपने पास, कितना कूलाम चार्ज दिया गया था, 7 माइक्रोकूलाम है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। Q2 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलाम, 2 10⁻⁻6 लिख देंगे। और यहाँ जो Q2 की वैल्यू है वो माइनस में है, -2 माइक्रोकूलाम है, तो यहाँ माइनस भी लगाएंगे,
ये वैल्यू लिखेंगे। नीचे आर की वैल्यू लिखेंगे जो 18 सेंटीमीटर है, और आर का स्क्वायर करना नहीं, सिर्फ आर की वैल्यू लिखनी है, तो 18 × 10⁻⁻² जो है लिख देंगे, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 आएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे -1 आएगा, और बाकी बचा क्या है, यहाँ देखें 7 बचा है, और 10⁻⁻ वाला मैटर बचा हुआ है। ये 10⁻⁻² है, यहाँ -6 है, और -6 -12 हो जाएगा, और 2 को जब यहाँ से काटेंगे, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, 10⁻ बचेगा यहाँ पर -8, ठीक है, -8 नहीं -10 बचेगा, -10 बचा, और उसके बाद प्लस में 9 यहाँ पर है, 10⁻−10 यहाँ बचेगा, इस सबको काटने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, और यहाँ पर 10⁻+9 पहले से है, तो क्या होगा 9 - 1 कितना होगा -1, 10⁻−1, और ये जो माइनस दिखाई दे रहा है इसको हम आगे लगा देंगे, तो माइनस, और ये 10⁻−1 का मतलब 10 से डिवाइड भी करेंगे तो 0.7 आएगा। ये जो एनर्जी आई है पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट कितना होगा, जूल होगा। इतना जूल वर्क हमें करना पड़ेगा, यही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि जो अपने पास दोनों चार्जेज हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर है नहीं, उस केस में इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेज की दोनों चार्जेज जो पोटेंशियल एनर्जी होगी -0.7 जूल होगी, ठीक है। दूसरे पार्ट पर आते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, दूसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई इसको अगर हमने इन्फिनिटली अपार्ट करना है, इन दोनों को इतनी दूरी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, इन्फिनिटी के बराबर दूरी होनी चाहिए, ऐसा हमें करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। देखें जब वर्क डन करते हैं तो होता क्या है, जो हम किसी पॉइंट को, जैसे मान लिया हम ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट को हम ले करके जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में जो इन दोनों का एनर्जी होगा, मान लिया इसको U1 सपोज कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और बाद में जब इसको इन्फिनिटी पर लेकर गए हैं तब जो इसके पास एनर्जी होगा, इन दोनों में जो चेंज होगा यही वर्क डन होगा। तो ये दोनों केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये भी जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है उसी को वर्क डन भी कहा जाता है। तो देखिए पहले केस में जो एनर्जी है इसके पास U1 वो कितनी है, पहले जो इतनी दूरी पर थे, ये जो 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर थे, उस समय इसके पास एनर्जी इतनी थी। इन दोनों जो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी इतनी थी, 0.7 जूल, ठीक है, कैपिटल J। और जब इन्फिनिटी पर लेकर के जाएंगे किसी चार्ज को तो होगा क्या, इन्फिनिटी पर जो वर्क एनर्जी होती है उसको ज़ीरो माना जाता है, ठीक है। यानी कि जो W2 है U2 है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि U2 बराबर में 0। इस वैल्यू को यूज़ करते हम W निकालेंगे। W बराबर क्या हो गया, बाद वाली एनर्जी पहले लिखेंगे फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी क्या है U2 है, माइनस में क्या करेंगे U1 लिखेंगे, U2 जो है 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गया क्योंकि इन्फिनिटी पर बात करें, इन्फिनिटी पर जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होती है। माइनस करेंगे और ये माइनस में U1 की वैल्यू लिखेंगे जो ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, तो ऑलरेडी क्या करेंगे यहाँ माइनस लिखेंगे 0.7, ये इतनी वैल्यू, ठीक है। अब ये माइनस पहले से है, यहाँ भी माइनस हो गया तो 0.7 ये जूल आएगा। इतना जूल हमें वर्क डन करना पड़ेगा जब हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी के डिस्टेंस पर ला दें, मतलब इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच की दूरी है, अगर हम इन्फिनाइट करना चाह रहे हैं इतना काम करना पड़ेगा, 0.7 जूल का काम करना पड़ेगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़ा है, एक्सटर्नल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यहाँ पर यूज़ होने जा रहा है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा वाला पार्ट कह रहा है कि भाई अगर इसको उठा करके किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए जहाँ A की वैल्यू ये दी गई थी, बाकी E की वैल्यू ऐसे दी गई थी कि A/अपॉन में R² इतना दिया गया था, ठीक है, A/R² ये वैल्यू दी गई थी और ये न्यूटन पर कूलम था, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये E की वैल्यू है। तो देखा जाए थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, इसी चार्जेस को क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में रख दिया जाए, तो यहाँ फील्ड बना लेते हैं हम अपना, ठीक है। अब फील्ड की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या है, A/R² है, ठीक है, जहाँ पर A की वैल्यू आपको गिवन है, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, तो आसानी से हमें R का मैटर सिर्फ रह गया, A की वैल्यू तो गिवन है, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये अपना एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में ये चार्जेज आ गए। अब क्या करना है कि ये जो पहला चार्ज है ये जब हम इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर के आएंगे
तो हमें लेकर आने में जो W1 काम करना पड़ रहा था, पहले 0 हो रहा था, अब ये 0 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है पहले से फील्ड। तो ये फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, इस वजह से क्या होगा कि W1 हमारे पास आएगा, ठीक है। और फिर अगर दूसरे चार्ज को लेकर के आएंगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक, तो हमें W2 भी करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि भाई ये जो दोनों चार्जेज हैं उनको असेंबल करने के लिए ये पहले से चार्ज ये अपना Q1 यहाँ पर बैठा हुआ है, उस समय जब Q2 को लेकर के आएंगे तो ये जो Q1 है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को काउंटर करने के लिए, उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, इसको काउंटर करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में इस फोर्स को, जो एक Q1 फोर्स लगाएगा इस पॉइंट बी पर, तो वो फोर्स कैसे आएगा, क्या करेंगे, जो Q2 चार्ज है वो और जो V1 की वजह से जो पोटेंशियल है एट पॉइंट बी, ठीक है, एट बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ये तीनों जो वर्क डन है इसको जोड़ेंगे तो टोटल वर्क डन आएगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी टोटल पूरे सिस्टम की। W1 कैसे आएगा, W1 के लिए हमें क्या करेंगे, इस चार्ज की वैल्यू को लिखेंगे Q1, और इस पॉइंट A पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो लिखेंगे। तो E हमारे पास है, अब पोटेंशियल यहाँ से निकालना, देखें हमारे पास E की वैल्यू दी गई है A/r²। हमें ये पता है कि भाई जो E होता है वो क्या होता है, -dV/dr होता है, ठीक है। या फिर सिंपली बात करें अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में है, बाकी E क्या होता है, E बराबर क्या होता है, V/r होता है, ठीक है। R क्या डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल है। तो अगर हमने यहीं से V निकालना हो तो क्या होगा, E में इंटू R कर देंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, जो अपना V निकालना है तो A में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें R से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना हो जाएगा V, ठीक है। R से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक R कट जाएगा, 1/r आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर, नहीं इंटीग्रेट करें, अगर इस A/r² को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू इतनी ही आएगी, ठीक है, करके देख लेना, ये वैल्यू इतनी ही आएगी, V की वैल्यू ये आ गई, V की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। R पता है हमें, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 18 सेंटीमीटर, जो लास्ट में हम रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो V है वो इतना आ गया, ठीक है। V की वैल्यू इतनी आ गई है तो यहाँ V1 लिखेंगे, यहाँ V1 लिखेंगे। फिर उसके बाद Q2 चार्ज है, यहाँ B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको लिखेंगे, V2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर V1 की वजह से जो पोटेंशियल इस पॉइंट B पर होगा वो कितना होगा, 1/4πε0, और अपना Q1 होगा, अपॉन में R होगा, इनटू में अपना Q2 भी है, यहाँ क्या करेंगे, Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू ये है, और Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 1/4πε0 Q1 Q2/r आएगा। ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल एनर्जी की है, जो पहले आ चुकी है हमारे पास, कितना आई थी, -0.7 जूल आई थी। तो हमें इसकी जगह पर क्या कर देना है, -0.7 जूल रख देना है इसकी जगह पर, और बाकी इसको देखते हैं। Q1 जो चार्ज है, Q1 चार्ज लिखेंगे, अपॉन में V1 कितना होगा, V1 जो होगा वो यहाँ से निकालेंगे, V1 की वैल्यू क्या होगी, A अपॉन में जो डिस्टेंस है उसको R1 सपोज कर लेते हैं। फिर उसके बाद Q2 होगा, और उसके बाद A लिखेंगे और अपॉन में R2 लिखेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आई। और यहाँ पर कितना आएगा, जो -0.7 है वो आएगा। A की वैल्यू है वो फिक्स है, ठीक है, तो A कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर A को कॉमन ले लिया हमने, बाकी बच रहा है Q1/r1। Q1 की वैल्यू है यहाँ पर 7 माइक्रोकूलम, तो 7 माइक्रोकूलम लिखेंगे, अपॉन में R1 की वैल्यू कितनी है, R1 देखा जाए, R1 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, और इसको जब मीटर में बदलेंगे तो आएगा 9 × 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। दूसरा चार्ज अपना Q2 जो है वो माइनस में है, 2 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम वाली चीज़ को भी हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बाकी 2 लिखेंगे, 9 × 10⁻², ये वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये वैल्यू जब आ गई उसके बाद ये माइक्रोकूलम वाली जो बात है 10⁻⁶, चाहे तो यहाँ लिख लें, 10⁻⁶ यहाँ लिख लेते हैं। ए जो है वो कॉमन ले लिया हमने, ए की वैल्यू गिवन है कितनी है, 9 × 10⁵ है, यहाँ पर 0.7 है। यहाँ देखिए ये वैल्यू भी कॉमन ही है, ठीक है, इस पूरी चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, 10⁻⁶ अपॉन में 9 × 10⁻² को कॉमन ले लें, बचेगा क्या, 7 - 2 करेंगे, और उसके बाद 9 × 10⁵ है, इसको लिखेंगे, 0.7 लिखेंगे माइनस में, ठीक है। ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी क्या बचा है, यहाँ पर बचा है ये -2 है, और ये -4 आ जाएगा, 10⁻⁻4 बचेगा, और यहाँ 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ 10⁵ है, -0.7 है, ये वैल्यू आई। यहाँ देखा जाए ये 5 आएगा, और उसके बाद 10⁻1 आएगा, क्योंकि ये 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 5 ही आएगा ये, ठीक है।
5 आया यहाँ पर, और यहाँ इसमें से क्या करना, 0.7 को घटा देना है, ठीक है, यानी 4.3 इतनी जूल आएगी, 4.3 जूल आएगी। जो एनर्जी की वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 4.3 आएगी, 4.3 जूल, इतनी जूल ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी जब हम इन दोनों चार्जेस को उठा करके किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे, जहाँ एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू इतनी दी गई है और इसमें ए की वैल्यू भी आपको पहले से गिवन है। यहाँ पर आपको लिए के लिए झंझट में नहीं पड़ना है, ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है। और हम यहाँ पर ये क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, जो ई की वैल्यू है उसको क्या किया गया, इंटीग्रेट करके वी की वैल्यू तक गए हैं हम, ठीक है। या फिर ये फार्मूला सीधा सा लगाएं, इसको वी अपन आर होता है, तो जो अगर v निकालेंगे तो e इंटू आर करेंगे, इस e में हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक r कट जाएगा, नीचे सिर्फ r बचेगा, a अपन r आएगा। तो इस फार्मूले को हम बार बार यूज़ किए हैं, 2 बार यूज़ किए हैं। और तीसरा वाला जो था वर्क डन, वो बिल्कुल जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी, जो बिना एक्सटर्नल फील्ड के यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी इन दोनों चार्जेस की वजह से, उसी के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये अपना जो तीसरा वर्क डन है W3, वो ऐसे आ रहा है, W3 जो अपना है वो पहले से जो दोनों चार्जेस थे, जो दोनों चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन था और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर मौजूद नहीं थी, उस समय जो W3 आ रहा था उसी के बराबर है। तीनों को जोड़ा हमने, और तीनों को जोड़ने के बाद साइन के साथ जोड़ेंगे, और तीनों को जोड़ने के बाद जो टोटल वर्क डन आया है वही वर्क डन इस पूरे सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एनर्जी कितनी आई, 4.3 जूल आई है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बच्चों एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, 10 टू द पावर -2 है, -6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 टू पावर -4 आएगा, और यहाँ 5 है, मतलब 10 यहाँ बचेगा, और 5 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, 50 आ जाएगा। तो ये 49.3 आएगा, 49.3 जूल का ये जो है एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 दी गई है, 3 चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, 3 चार्जेस का सिस्टम दिया गया है, और पोटेंशियल एनर्जी उसमें 0 दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है कि 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट पर 3 चार्ज रखे गए हैं, -q चार्ज यहाँ रखा गया है, +q चार्ज यहाँ रखा गया है, और फिर -q चार्ज फिर से यहाँ रखा गया है। ये पॉइंट है A, B और C, और इन तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी बराबर, मतलब क्या A, B के बीच की डिस्टेंस सपोजिट अगर r है तो यही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, ठीक है, ये डिस्टेंस सेम है। और कहा जा रहा है ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। उस समय आपको क्या करना है, देन इफ़ इतना है अगर, देन आपको Q अपॉन में Q, ठीक है, यानी Q और स्मॉल q, कैपिटल Q और स्मॉल q, इन दोनों का रेशियो पता करना है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना होगा, या फिर कहें कि Q अपॉन कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल q, ये कितना होगा, ये पता करना है, ये वैल्यू पता करनी है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये जो तीनों चार्जेज हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, उसको 0 करते हैं, वहाँ से कुछ रिलेशन आएगा और आसानी से हम जो है कैपिटल Q अपॉन Q निकाल पाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, देखें यहाँ पर हमारे पास 3 चार्जेज हैं, ये नेगेटिव नेचर के 2 चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। 3 चार्जेज हो गए, तो तीनों चार्जेस को हमें यहाँ पर असेंबल करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको ही क्या करेंगे, जोड़ करके वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगा कि पहला जो चार्ज -q यहाँ पर ले आकर के रखेंगे इन्फिनिटी से, कोई काम करना पड़ेगा क्या, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, W10 होगा, ठीक है। और जब पहला चार्ज यहाँ पर रख लेंगे, दूसरा चार्ज जब लेकर के आएंगे यहाँ पर तो काम करना पड़ेगा, और वैसे ही तीसरा चार्ज जब लेकर के आएंगे तो भी काम करना पड़ेगा। W2 भी कुछ आएगी वैल्यू और W3 भी कुछ वैल्यू आएगी। इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे अगर हम इस पॉइंट को, इस पॉइंट चार्ज को -q को, तो कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब पहले के लिए कुछ काम नहीं करना है। W1 बराबर 0, तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, ये तीनों को जोड़ेंगे। W1 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। W2 की बात करें कितना काम करना पड़ेगा, जब हम इस Q2 चार्ज को, मतलब ये जो +q चार्ज है उसको इस पॉइंट पर लेकर के आएंगे, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट B पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर काम करेगा, और इस चार्ज को क्या करेंगे, ये जो चार्ज है अपना कैपिटल Q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा भाई, 1/4πε0, ठीक है। और ये जो चार्ज है -q, ठीक है, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, r है, ये वैल्यू, ठीक है। इतना काम करना पड़ेगा हमें। ये हो गया W2, क्या हो गया, W2 हो गया ये। बाकी बचा W3 का मैटर। W3 के लिए क्या करना होगा, वो अगर इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आएंगे तो हमारे पास पहले से मौजूद 2 चार्जेज हैं यहाँ पर,
दोनों चार्जेस पहले से मौजूद हैं, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल होगा एक, और इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगा। तो मान लिया कि इस चार्ज की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है उसमें भी क्या करेंगे, Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -Q से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके पोटेंशियल से। इसकी वजह जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर है वो पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0, और जो चार्ज है -Q लिखेंगे, अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो गई, R + R, 2R की डिस्टेंस हो गई, प्लस लिखेंगे, और फिर वही चार्ज है -Q के साथ क्या करेंगे, हम कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं भाई, क्योंकि W बराबर होता है Q इंटू पोटेंशियल होता है, क्योंकि V बराबर W/Q होता है, यहीं से ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये वाला फार्मूला Q इंटू पोटेंशियल। जो तीसरे चार्ज को हम लेकर के आएंगे यहाँ पर, दूसरा वाला पॉइंट चार्ज भी इस पर कुछ पोटेंशियल अप्लाई करेगा, और ये पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0, और उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे प्लस Q चार्ज की वैल्यू, और डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, R है, सिर्फ R है। अब देखें जो कॉमन उसको ले लेते हैं, कॉमन क्या क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ देखें Q, स्मॉल q यहाँ भी है, स्मॉल q यहाँ भी, स्मॉल q यहाँ भी है, और 1/4πε0 हर जगह कॉमन है, R भी कॉमन है। ठीक है, R भी हर जगह कॉमन है, इतना कॉमन ले लेते हैं, मतलब माइनस में Q अपॉन में 4πε0, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 0 होगी, पोटेंशियल दिया गया है 0, इतना कॉमन ले लिया भाई हमने, और साथ में R भी कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो सब कुछ कॉमन हो चुका है, -Q 1/4πε0 जो नीचे है वो R कॉमन हो चुका है, कैपिटल Q सिर्फ मिलेगा यहाँ पर। यहाँ जो कॉमन हो गया है, -Q कॉमन हो चुका है तो -Q बचेगा, और साथ में लेकिन क्या है कि भाई यहाँ पर 2 है तो नीचे 2 भी बचेगा। उसके बाद यहाँ -Q कॉमन ले चुके हैं, यहाँ कुछ, यहाँ प्लस बचेगा +Q, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं बच रहा है नीचे, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू होगी, इसको क्या करना है, 0 पुट कर देना है हमें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यही पोटेंशियल एनर्जी हो गई ना, टोटल वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के इसमें स्टोर हो जाएगा सिस्टम में। तो 0 कर दिया भाई हमने, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है, ये खुद जा करके नीचे हो जाएगी 0 के नीचे, और टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा के हमारे पास यही बचा है 2Q, और यहाँ पर Q जोड़ देंगे ना, उसके बाद -Q अपॉन में क्या है भाई, यहाँ R नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 था, अपॉन में 2 था, बराबर में 0 करेंगे, और 2Q बराबर इसको माइनस ले जा करके प्लस कर देते हैं, मतलब Q अपॉन में 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, Q अपॉन में Q निकालते हैं, कैपिटल Q अपॉन में छोटा वाला स्मॉल q लिखते हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जो है यहाँ जा करके नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 आया। कैपिटल Q अपॉन Q कितना आ गया, 1/4 हो गया। यानी अगर हमने रेशियो पता करना है कि कैपिटल Q और स्मॉल q का क्या होगा, तो 1:4 होगा। ठीक है, यानी ये जो छोटा वाला स्मॉल q दिख रहा है ना, वो बड़े वाले का 4 गुना होगा। ठीक है, भले छोटा दिख रहा है लेकिन क्या है भाई, ये बड़ा है, देखने में छोटे लगे और भाई घाव करे गंभीर, ऐसा मामला है यहाँ पर। ये आज पूरा पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है, और वो भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर चार्जेस को रख करके पढ़ा हुआ है। उसके लिए हमने फार्मूला डिराइव किया, उस फार्मूले को हमने यहाँ अप्लाई करके देखा भी कि कैसे एग्जाम्पल में है, कैसे न्यूमेरिकल में हम जो है फार्मूले का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और कैसे सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इधर देखो बच्चों, आज हमारे चैनल पर 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और अदम बाबू कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हो? बोलो कुछ। वीडियो को लाइक करना है। तुम तो मिटा रहे हो भाई, लाइक कैसे होगा? बोलो, बोल दो, बोल दो भैया, बोल दो। वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। बोलो, वहाँ बोलो। ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ मिटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। उधर देख लो जरा, उधर देखो। क्या ये निकाल लिए? अच्छा बोलो इसमें। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ये भी तो बोल दो भाई।